अच्छा साउंड तो ठीक है। अब पहले तो साउंड की बात करो, साउंड ठीक आ रही है? अब साउंड क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक मिनट रुको जरा, कोई बात नहीं, नेट का इशू ही कर लेंगे। हेलो, हाँ अब आ रही है वॉइस क्लियर? अब ठीक है, सही हुआ। चल कोई बात। Recording in progress. चलो ऑल ओके नाउ, ये लो। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम कह रहे थे वो ये आपके पास है कि हम बात कर रहे हैं सम आर हार्ड मैग्नेटिक या हार्ड फेरोमैग्नेट्स। ठीक है, कौन से? ये देखो जरा, आपको अब समझना, देखो ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन क्या कह रही है समझना। ये कह रही है इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द फील्ड लाइंस आर हाईली कंसंट्रेटेड, इन नॉन यूनिफॉर्म द सैंपल टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स रीजन ऑफ हाई फील्ड, यानी कि अट्रैक्ट होगा ये लो फील्ड से हाई फील्ड की तरफ जाएगा। इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वी मे वंडर, ये देखना जरा लाइन अब, वी मे वंडर as to what happens when external field is removed। समझ रहे हो आप? ये आपने एक फेरो मटेरियल रखा और ये आपको मैंने सोलेनोइड दे रखा है, ये सोलेनोइड दिखा रखा है, आपने इसमें करंट चला रखा था, तो तब तक तो मैग्नेटाइज हुआ। ये कह रहा है कि वी मे वंडर एज टू व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। तो कह रहा है इन सम मटेरियल्स द मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, इनको हम कहते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट, यानी कि उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन बच जाता है। पता है बेसिकली क्या होता है, वो खुद मैग्नेट बन जाते हैं। दे themselves later after removing current also they behave as magnets। समझ रहे बात को? मैग्नेटाइजेशन persist, themselves become magnet, themselves become magnet। अब तक वो सिर्फ आयरन का पीस था, समझ लो। ये एल्निको सच मटेरियल्स, एल्निको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट इज वन सच मटेरियल, ये नेचुरली अकरिंग लोडस्टोन इज अनदर। ठीक है, हाँ वो डोमेन्स मेंटेन रह जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक और इसने मटेरियल बताया आपको यहाँ पर, तो ये इसी के आगे मटेरियल्स फॉर्म परमानेंट मैग्नेट टू बी यूज, ये सब आप पढ़ते रहना, रीड कर सकते हैं हम। अच्छा अब क्या है, सॉफ्ट आयरन ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ क्लास। अब ये अदर हैंड पर क्या है, ऑब्वियसली अदर हैंड मतलब उसके अपोजिट क्लास भी होगी। उसकी अपोजिट क्लास क्या है, देयर इज अ क्लास इन विच मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर्स आफ्टर रिमूवल ऑफ फील्ड, कि फील्ड के हटती वो वापस से डीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है ना अमी? तो इनको क्या कहते हैं हम, सॉफ्ट आयरन इज वन सच, दिस इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना भाई? फेरोमैग्नेटिक आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इनकी रेडियो परमिटिविटी क्या होती है, 1000 से भी ज्यादा होती है। तो इनके अंदर क्या होता है, फील्ड कई गुना बढ़ जाता है, फेरो के अंदर फील्ड कई गुना बढ़ गया क्योंकि 1000 टाइम्स तक चला जाता है। बट दो तरह के मैग्नेट्स फेरोमैग्नेटिक है, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड कौन से, जिनके अंदर मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, वो खुद मैग्नेट बन जाते हैं। सॉफ्ट कौन से, जिनमें से हट जाता है। सिंपल लॉजिक। अच्छा अब चीज आई, ये एक और फॉर्मूला यहाँ पर ये कह रहा है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ferromagnetic property depends on temperature, at high temperature a ferromagnet becomes a paramagnet। obviously उसका मैग्नेटिज्म क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ये हम जानते हैं सब, अच्छी मैग्नेट जितनी भी मैग्नेटिक चीजें हैं वो हीट करने पर क्या होती है, खराब हो रही है, तो वो पैरामैग्नेट की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये जो टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन होता है इसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, सिर्फ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है भाई, ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला देखो फिर से वो पैरा वाला आ गया, ये तो सेम एज पैरा आ गया। पैरा में सी बाई टी था, यहाँ पे टी माइनस टीसी, क्योंकि टीसी के बाद वो किसमें कन्वर्ट हुआ है, पैरा में। ठीक है ना भाई? फ्रॉम पैरा टू इज, फ्रॉम फेरो टू पैरा इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह काम आ सकता है बस। ठीक है, चलो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। ओके
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो जरा ये सब देख लेना भाई, इनका टीसी वगैरह सब दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेना। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीनशॉट वन ले लेंगे आज का जरा एक बार। टेक स्क्रीनशॉट वन ओवर हियर। लो स्क्रीनशॉट वन ले लो एक बार। 1000 फैक्टोरियल नहीं है भाई, अरे 1000 है सिर्फ। ओहो, अरे वो सिर्फ 1000 है, फैक्टोरियल नहीं है। हाँ, वो फैक्टोरियल नहीं, एक्सक्लेमेटरी का मार्क है। चलो ठीक है यहां तक। चलो अब आती है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हिस्ट्रेसिस कर्व। इसको हम बोलते हैं हिस्ट्रेसिस कर्व। क्या ये हिस्ट्रेसिस कर्व इससे पहले कहीं पढ़ी है आपने? ये देख रहे हो वर्ड लिखा है यहाँ पर, हिस्ट्रेसिस लूप। क्या है वर्ड, इससे पहले कहीं पढ़ा है? क्या बात कर रहे हो? सॉलिड्स में, सॉलिड्स में पढ़ा है इसके बारे में। इसी चीज को, इस स्ट्रेसेस का इस्तेमाल आप सॉलिड के अंदर भी करते हैं, इलास्टिसिटी या सॉलिड्स में। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपके पास टायर रबड़, और एक होता है आपके पास शॉक रबड़, शॉक एब्जॉर्बर रबड़। मुझे एक बात बताओ जरा आप, वो जो टायर वाला रबड़ है, वो जो टायर वाला रबड़ है, क्या वो बार बार कंप्रेस एक्सपेंड होता है क्या? जो टायर में रबड़ लगा हुआ है, क्या वो बार बार कंप्रेस और एक्सपेंड होता है क्या? भाई सॉलिड्स में तो यही साइकिल चल, अरे यार ये कह रहा है नहीं होता। बेटा जब गाड़ी, कोई भी पहिया है गाड़ी का, जब वो गाड़ी घूमती है, जब वो पहिए का कोई हिस्सा नीचे की तरफ आएगा, तो पहिए का हिस्सा जो नीचे आता है रोल होता हुआ, वो कंप्रेस हो जाएगा। फिर जब गाड़ी आगे बढ़ी तो वो हिस्सा ऊपर चला गया। अच्छा, जबकि जो शॉकर्स है, क्या शॉकर्स कंटिन्यूसली यूज होते हैं क्या? या शॉकर्स तो इसलिए हैं कि कभी कभी कोई झटका आए तो उसको वो क्या कर सके, झेल सके। समझ रहे हैं हम? ऐसे ही ये चीज इसलिए बताई मैंने। इसी तरह से एक बात बताओ जरा मुझको, मैं मैग्नेटिज्म पढ़ रहा हूं अब, मेरे पास दो तरह की मैग्नेट्स हैं। एक ऐसी मैग्नेट जिसको कि मैं जब चाहूं मैग्नेट बना दूं, जब चाहूं हटा दूं, और एक ऐसी कि मैं जिसको ज्यादा देर तक मैग्नेट बना के रख सकता हूं। समझ रहे हो? सेम वही कॉन्सेप्ट है। एक मैग्नेट को तो मैं क्या करता हूं, बार बार मैग्नेटाइज करता हूं, डीमैग्नेटाइज करता हूं, मैग्नेटाइज करता हूं, डीमैग्नेटाइज करता हूं, टायर, रबड़ के टायर की तरह। और दूसरी तरह के मैग्नेट को मैं क्या कहता हूं, यार इसको तो परमानेंट मैग्नेट ही बना दो, कभी देखेंगे जरूरत पड़ी तो उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे। समझ में आ रहे हैं दोनों चीजों के लॉजिक्स? अब देखो यहां कैसे वो चीज वर्क कर रही है। ये कह रहा है रिलेशन बिटवीन बी एंड एच इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें देखो याद करो अब एच क्या होता था, याद करो व्हाट इज एच। तो एच क्या थी, याद करो, मैग्नेटाइजेशन से जुड़ी हुई चीज। ये देखो एच को क्या लिख देते हैं हम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच क्या होती थी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उस फील्ड से जुड़ी हुई जो कि क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है। ठीक है ना भाई? ओके। तो एच तो जुड़ा हुआ है उससे जो मैग्नेटाइज कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जो मैग्नेटाइज कर रहा है। ठीक है ना भाई? अच्छा, अब ये एक्चुअली इसने जो बी लिखा है ना, एक्चुअली ये बी बी एम वाला पार्ट है, जो मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, ये वो वाली चीज है। ये है जो मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, जो मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, समझ रहे हैं? उस मटेरियल के अंदर जो आ रहा है,
गॉट इट। अब देखो क्या कह रहा है वो। तो ये देखो जरा, इस तरफ में जाता हूं तो क्या हो रहा है, एच बढ़ रहा है, इधर जाएंगे तो एच को बढ़ा रहे हैं, और इधर की तरफ, तो इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम एच बढ़ा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम ये बी एम, ये एक्चुअली बी एम है। ठीक है, तो ये कर्व देखो जरा, तो ये कर्व क्या कह रही है अभी, ये कर्व कह रही है आप एच बढ़ाते जा रहे हो, ये बी एम बढ़ता जाएगा। अच्छा ये देखो जरा, ये सेचुरेट हो गया एक्चुअली। तो बताएगा मुझे सेचुरेशन का क्या लॉजिक है, किसी ने जो मैंने बताया था पढ़ा होगा, तो उसे इसका आंसर मिल चुका होगा कि ये सेचुरेशन क्यों आ रहा है। हाँ, सारे डोमेन्स अपना डायरेक्शन बदल चुके हैं, अब वो सेचुरेट, अब कितना भी एच कर लो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप एच को बढ़ाते जा रहे थे, बीएम बढ़ता जा रहा था, ये बढ़ता गया। ठीक है भाई, ओके। अच्छा अब देखो जरा, इट इज ऑफन नॉट लीनियर, डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। हाँ, बिहेवियर एज वी टेक इट थ्रू वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अच्छा ये कह रहा है देखो, वी टेक इट थ्रू वन साइकिल ऑफ दैट मटेरियल बी अनमैग्नेटाइज इनिशियली, मटेरियल बी अनमैग्नेटाइज इनिशियली, तो हम यहां से शुरू हुए, मटेरियल बी अनमैग्नेटाइज इनिशियली, हम यहां पर है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स। अच्छा अब क्या हुआ, we place it in a solid and increase the current through the solenoid, magnetic field and material rises and saturates as depicted in curve OA। ये कर्व OA को फॉलो करता करता यहाँ तक पहुंचा, यही कह रहा है वो, depicts curve OA। this behavior alignment merger domains until no further enhancement is possible। ठीक है, it is pointless to increase the current and hence intensity beyond this। अब देखो अब क्या कह रहा है वो, ये एक पार्ट बना आपके ग्राफ का। ठीक है, ये बेसिकली ये एक फर्स्ट पार्ट बना आपके ग्राफ का। चलो हम आते हैं इस ग्राफ के नेक्स्ट पार्ट में। ये कह रहा है नेक्स्ट वी डिक्रीज एच एंड रिड्यूस इट टू जीरो। ठीक है, ये देखो, ये वाला पार्ट बन रहा है अब, ये सेकेंड पॉइंट, ये पोर्शन देख रहे हो आप, ये मैं डिक्रीज करता हुआ लाया, तो मेरा एच तो क्या हो गया, जीरो, एच जीरो हो गया, बट बी जो है ये नॉन जीरो है। समझ आया इसका मतलब, आपका वो जो मटेरियल था जो कि जिसमें जीरो मैग्नेटिज्म था, अब वो मैग्नेटाइज हो चुका है, उसके खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। समझे, हाँ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ हार्ड मैग्नेट वाली चीज। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए बी, ये देख लो, बाय कर्व ए बी द वैल्यू ऑफ बी एट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी वर्ड अपने आप में काफी है, रिटेंटिविटी और रेमिनेंस, जो बच गया रिमेन्स। रिटेंटिविटी का मतलब जो पार्ट बच गया। तो ये ए बी पोर्शन, ये सेकंड वाला इज ए बी, और फर्स्ट वाला इज योर ओ ए, फर्स्ट वाला इज योर ओ ए पार्ट। ठीक है ना भाई, इससे अच्छा क्या और क्या एक्सप्लेनेशन मिल सकता है हमको। मैं खुद भी कर्व बनाऊंगा, कुछ समझाऊंगा, तो लिखी लिखाई चीजें हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आए हम इसके। तो ये जो बी आर बता रहा है, तो ये रिटेंटिविटी की बात कर रहा था फिलहाल, तो रिटेंटिविटी कितनी दिखा रहा है, रिटेंटिविटी दिखा रहा है ये 1.2 टेस्ला। सबस्क्रिप्ट आर डिनोट्स रिटेंटिविटी। तो द डोमेन्स आर नॉट कंप्लीटली randomized even though the external driving field has been removed। तो एक्सटर्नल फील्ड तो आप रिमूव कर चुके हो, लेकिन अब भी क्या हो रखा है वो, उसके अंदर, यार अननेसेसरी के डाउट्स मत पूछो, यहाँ पर बी इक्वल टू ए नहीं आएगा, वो उससे कम ही आएगा, देख लो कम ही आएगा ना। जब आप ये एक्सटर्नल फील्ड हटा चुके हो, तो थोड़े बहुत डायपोल्स तो हिल ही जाएंगे ना यार। ठीक है, चलो बेकार के डाउट्स में मत घुसो, जो दिख रहा है उतना पढ़ते जाओ, तो फिर भी आराम से हम खत्म कर लेंगे। चलो अब क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट द करंट इन इज रिवर्स एंड स्लोली इंक्रीज। समझो अब क्या कह रहा है वो, करंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व बीसी, ये बी से सी पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो, देखो
एच को अपोजिट कर दिया उसने, एच का डायरेक्शन क्या कर दिया, नेगेटिव एच आ गया। नेगेटिव एच का मतलब जो पहले फील्ड था, देखो नेक्स्ट द करंट इज रिवर्स एंड स्लोली इंक्रीज। समझ रहे हो भाई, पहले सारे डायपोज यूं हो गए थे, अब आपने क्या करा, अब आपने फील्ड अपोजिट लगाना शुरू करा, तो डायपोज क्या करेंगे, तो सर्टेन डोमेन्स आर फ्लिप्ड अंटिल द नेट फील्ड इनसाइड स्टैंड्स नलिफाइड। ये देखो इस पॉइंट पर क्या हुआ है, इस पॉइंट पर अंदर फील्ड क्या हो गया, वो जीरो हो गया। समझ रहे हैं, उसके अंदर फील्ड क्या हो गया है, वो जीरो हो गया है। जो अंदर जो फील्ड डेवलप हुआ था, वो फील्ड आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। Got it? जो अंदर वो जो फील्ड डेवलप हो रहा था, क्योंकि आपने क्या करा, उसके अपोजिट पे डेवलप करना शुरू करा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, अच्छा एक्चुअली एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आप इसको बी एम मत मानो, आप इसको बी ही मानो, बी नेट ही मानो आप इसको। ये क्या हुआ भाई, हाँ टेक इट एज बी नेट ओनली। इसको बी रहने दो, बस बी नेट ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई, तो उसके अंदर का फील्ड, अब तो एक एक चीज समझना, देखो वापस से, ये देखो ओ से ए क्या हुआ, ओ से ए क्या हुआ, उसके अंदर बी बढ़ने लगा। बी में मानेंगे तो एच इंक्रीज करने पर बी इंक्रीज हो जाएगा। एक मिनट रुको जरा, इसको यार इन्होंने थोड़ा सा, एक मिनट रुको, ये यहाँ पर ना ये गलती कर रखी है इन्होंने, पी एम जीरो, तो फिर जीरो का लॉजिक क्या हुआ, अंदर वाले सारे, हाँ रहने दो, बी एम ही ट्रीट करो, बी एम ही ट्रीट करो। हाँ, वही मेरे को ध्यान तो ऐसे ही था कि बी एम ही मानना होता है, इसलिए मैंने पहले उसको वही लिखा था, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी में ये छोटी सी मिस्टेक कर रखी है इन्होंने। ठीक है, समझना ना, हाँ तो वो बीएम वाला पार्ट जीरो हुआ है, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है, नहीं वो किसी ने कुछ और चैट पे लिखा था, इसलिए मुझे आया, ठीक है हाँ। भाई ये ओ से ए गए तो बीएम बढ़ता गया, बीएम बढ़ने के बाद में वो जब आपने एच को जीरो करा तो भी उसके अंदर बीएम रह गया। अब आपका बीएम का जो पार्ट था ना, वो जीरो हुआ है बेसिकली, जो अंदर वाला फील्ड था वो जीरो हो गया आपका। आपने क्या करा, अब ये जो टर्म बची, द वैल्यू ऑफ एच एट सी, द वैल्यू ऑफ एच एट सी इज कॉल्ड कोअर्सिविटी। तो समझो जरा, ये कोअर्सिविटी क्या है। हाँ तो बेटा, नहीं नहीं नहीं, अरे समझ बेटा अथर, कुछ डोमेन्स फ्लिप हो गए, देख समझना, यहीं से भी क्लियर है लैंग्वेज। सर्टेन डोमेन्स आर फ्लिप्ड, सर्टेन डोमेन्स, तो कुछ डोमेन्स तो अंदर के इधर है और कुछ डोमेन्स अंदर इधर है, तो बीएम जीरो हो रहा है अंदर, कुछ डोमेन्स फ्लिप हुए। समझ रहा है, तो इसका मतलब बीएम वाला चीज क्या हो गया, जीरो हो गया। अभी पहले इस पॉइंट पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर सारे डोमेन्स एक ही तरफ हो गए, इस पॉइंट पर थोड़े से डोमेन्स रैंडम हो गए, इस पॉइंट पर आपके पास, अरे बी एम, ओहो, बीएम याद करो क्या चीज थी, बीएम क्या था, जो अंदर मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, बीएम का मतलब जो मैग्नेटाइजेशन आ रहा है। बेटा बी नेट तो दोनों का सम हो जाएगा ना, बी एक्सटर्नल और बीएम का, हम यहाँ सिर्फ बीएम की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बीएम की बात कर रहे हैं। तो ये आप बढ़ाते जा रहे हो, बीएम बढ़ता जा रहा था, एच के डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा था, ओ से ए में। सेकेंड पॉइंट पर आए, आपने एच को तो जीरो कर दिया, एच को जीरो कर दिया, ए से बी आते हुए, लेकिन बीएम बच गया ना अंदर, उसके अंदर क्या बच गया, बीएम वाला पार्ट अभी भी बच गया है थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या कहलाया, ये बी पॉइंट क्या कहलाया आपके पास, रिटेंटिविटी कहलाया। ठीक है, नहीं ऐसा ये फॉर्मूला नहीं आएगा अभी ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं वर्क करेगा, वो एम से मल्टीप्लाई होगा, बी एम इज न्यू इंटू एम की फॉर्म से, एच से नहीं एम से, बी एम ये वाला पार्ट होता है, बी एम ये होता है।
ये म्यू नॉट एम, ये होता है बी एम इज म्यू नॉट एम। ठीक है ना भाई, हाँ म्यू नॉट एम। हाँ, और एम बराबर आएगा चाई एच की फॉर्म में, बिल्कुल एम बराबर चाई एच। हाँ, ये चीज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो, कि उस मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन रह गया। भाई ये समझो ना, ये कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स, ये कह रहा है लेट मटेरियल बी अनमैग्नेटाइज्ड इनिशियली, मटेरियल बी अनमैग्नेटाइज्ड इनिशियली, इसका मतलब उसके अंदर बीएम जीरो था, फिर उसमें बीएम बचा, वो रिटेंटिविटी बची। अब समझना जरा, अब वो कह रहा है ये वाली टर्म कोर्सिविटी। तो एक बात बताओ, कोर्सिविटी क्या सजेस्ट करती है कि अगर ये कोर्सिविटी पर क्या हुआ, ये जो चीज, वो जो मटेरियल था वो पूरी तरह से क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। कोर्सिविटी पर क्या हुआ, वो जो मटेरियल था वो क्या हो गया, पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो गया। तो एक बात बताओ अगेन मुझको, कि जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी, मुझे उसके अपोजिट में उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या एक्सप्लेन करते हैं, कि वो जो मटेरियल बना है, मैग्नेट बना है, वो कितनी अच्छी मैग्नेट बना है। रिटेंटिविटी का मतलब आपने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया तो भी उसके अंदर अपना फील्ड खुद का बचा हुआ है। कोर्सिविटी मतलब जो बचा था उसको कम करना है। तो आपको जितना ज्यादा बाहर से फील्ड लगाना पड़ रहा है कि उसे खुद का कम हो जाए, बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें क्या शो करते हैं आपके पास, कि वो जो मटेरियल है वो कितना अच्छा मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा, अब देखो जरा, अब अगला पार्ट क्या कह रहा है, एज ए रिवर्स करंट इंक्रीज। अब देखो जरा, अब ये इस वाले पार्ट पर आया, एज द रिवर्स करंट इज इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड वी वंस अगेन ऑब्टेन सैचुरेशन। ये कौन सा पोर्शन चला गया, ये बन गया आपके पास फोर्थ पोर्शन, ये वाला सी टू डी, कर्व सी डी, फोर्थ वाली। ठीक है। तो क्या हो रहा है आपकी बात, करंट का डायरेक्शन क्या करते आ रहे हैं, अब हम रिवर्स में बढ़ा रहे हैं। करंट का डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, अब हम एज रिवर्स इज इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड वी वंस अगेन ऑब्टेन सैचुरेशन। कर्व सीडी डिपिक्ट्स दिस, द सैचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड इज 1.5 टेस्ला। ठीक है, वो अलग चीज है। अब कुछ नहीं है, अब तो ये साइकिल समझ रहे हो आप, अब इस साइकिल को हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब हम इस साइकिल को क्या कर रहे हैं, बार रिपीट कर रहे हैं। द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। ये देखो, और वो देखो क्लियर कह रहा है, द curve does not retrace OA path, does not reset itself. इस फिनोमेनन को हम कहते हैं हिस्ट्रेसिस, लैगिंग बिहाइंड। अब समझना, अब मैं कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूँ, एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान देना। देखो, अच्छा इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये जितना आपका लूप का एरिया ज्यादा होता है ना, ये जितना लूप एरिया ज्यादा होता है, ये जितना मोर लूप एरिया, उतनी हम कहते हैं हीट लॉसेस ज्यादा है। मोर लूप एरिया मींस मोर हीट लॉसेस। तो एक बात बताओ मुझको जरा, जैसे रबड़ का टायर होता और एक आपके पास शॉक एब्जॉर्बर का टायर होता। ठीक है, रबड़ का टायर होता और एक आपका शॉक एब्जॉर्बर का टायर होता। ठीक है ना, एक तो वो मतलब टायर वाला रबड़ है। तो कौन सी चीज, मतलब कौन सी मैग्नेट के लिए मेरे लिए बार बार साइकिल चलाना आसान है, जिसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या हो, कम हो। समझ रहे हो, कौन सी मैग्नेट के लिए मुझे बार बार साइकिल चलाना इजी है, जिसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या हो, कम हो। तो जिसकी कम होगी उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। यानी कि पता है हम उसको क्या बनाते हैं, हम उसको बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब हमारे अगले सवाल पर ये देखो जरा, परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अपने आप लॉजिक दिख जाएगा आपको अगर मैं बात करता हूँ इन दो टर्म्स की, परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो कॉमन सेंस से बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन होनी चाहिए, जिनका हिस्ट्रेसिस एरिया क्या हो, जिनका हिस्ट्रेसिस एरिया क्या होगा, कम होगा। इनका हिस्ट्रेसिस एरिया क्या आएगा, लेस। अगर मैंने सॉलिड में कहीं ये चीज नहीं बताई गई हो तो वो यहाँ कवर हो जाती है।
हेलो, ठीक है। तो कौन से इनका स्ट्रेस एरिया क्या होगा? लेस। और परमानेंट मैग्नेट कौन से बनेंगे? परमानेंट मैग्नेट कौन से बनेंगे जिनका स्ट्रेस एरिया क्या होगा? मोर। क्यों? क्योंकि उनके पास रिटेंटिविटी भी ज्यादा है, और उनको वापस से डीमैग्नेटाइज करना भी क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया। उनको डीमैग्नेटाइज करना भी क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया। बिल्कुल। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? बार बार साइकिल चला रहे हैं, मैग्नेट बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। अच्छा, एक आपको लॉजिक बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ये कुछ इस तरह की चीज है। मान लो कोई एक वो है गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्शन एरिया है, वहां बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रखा है। अब आपको उसमें से आयरन पीस हटाने हैं, तो आप पता है क्या करते हो? आप उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके जाते हो। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती है? आपने उसको मैग्नेटाइज कर रखा है, मैग्नेटाइज कर रखा है, वो क्या करेगा? सारे आयरन की पीसेस अपनी तरफ खींच लेगा, लोहे को खींच लेगा। आप उसको कचरे से अलग लाओगे। ऐसे ये चीज है कुछ, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। यहाँ पर कोई कचरा पड़ा हुआ है, ये कुछ कचरा है ये, ठीक है, ये कुछ कचरा रखा हुआ है। ये एक मैग्नेट गई, ठीक है, ये मैग्नेट, ये ढक्कन, ये ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको मैंने मैग्नेटाइज कर रखा है अभी। ये जाएगा, ये आयरन पीसीस को खींचेगा। ओके। मैं इसको साइड में लाऊंगा, और अब मैं क्या कर दूंगा? इसको डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज करते ही ये पीसेस अलग हो गए। बस। दिस इज वन ऑफ द यूज, दिस इज वन ऑफ द यूज। अब ऐसा बार बार क्या आता है ना भाई, ठीक है, ऐसा ऐसा बार बार करना पड़ता है। ओके। चलो, अब देखो जरा, तो स्क्रीन शॉट 2 ले लें, स्क्रीन शॉट 2। समझ में आ गया ये टॉपिक्स अच्छे से? ओवरऑल प्रॉपर्टीज है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, पूरा अपने बोर्ड लेवल में सारे सवाल कर दोगे? नहीं आएंगे ना कभी भी पॉइंट ओ पर हम। ये लिखा तो है यहाँ पर, OA does not retrace its path. OA does not retrace। ये तो क्या है? अब मान लो कि ऐसी चीज को मैं कहीं पर भी लगा दूं, अब उस ऐसी मैग्नेट को मैं रख दूं कहीं पर, कई सालों बाद हो सकता है कि उसका बी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। नहीं, हो सकता है रैंडमली धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज होता होता, विद टाइम डीमैग्नेटाइज होता होता वो जीरो हो जाए। आपको पता है एक जमाने में, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली, अगर मैं जमीन में एक जगह पर आयरन का पीस डाल के छोड़ दूं, तो कुछ टाइम में वो मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही हैं। तो ऐसे ही वो डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है, ऐसे ही वो डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। ठीक है। चलो परमानेंट मैग्नेट पर आते हैं। अच्छा, अब समझना, इसका क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं आता है। इसमें थोड़े से ना, ये आपको इसके क्वेश्चंस के अंदर हमें सम मोर डेटा की रिक्वायरमेंट भी होती है, वो आपको नीचे दिया हुआ है। देखो, तो सिंपल है वैसे तो भाई, वैसे तो बहुत सिंपल है। सब्सटेंस व्हिच एट रूम रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। तो इसका पढ़ सकते हैं, अलग रेट से अलग करें? नहीं बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें रेट का कोई लॉजिक थोड़ा है बेटा। अरे ऐसा होता नहीं ना बेटा, पोजीशन चेंज होती रहती है। वो तब मैंने क्या करा, मिट्टी में गाड़ के रख देते हैं, तो उसकी पोजीशन फिक्स हो रखी है। गेटिंग इट? और वो मिट्टी के अंदर है, तो वो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में रहता है। अरे, वो मिट्टी के अंदर भी तो बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जो कि अर्थ के मैग्नेट के साथ में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे होते हैं। आप सोचो कि आपने लोहे का, आयरन का एक पीस हवा में कर दिया, तो वो नहीं होगा। एक्चुअली ये क्या है, एक और इसमें क्या होता है, मिट्टी में गाड़ने से क्या हुआ कि आपने उसको ना एक तरह से प्रोटेक्ट कर दिया है। हवा में कोई चीज है ना, तो उस पर तो कई सारी चीजें और टकराती रहती है, तो उस पर रैंडम तरीके से उसका फील्ड कम होता रहता है, ये फर्क पड़ता है। ठीक है। चलो ये देखो जरा, ये देखो, वंस वन कैन होल्ड एन आयरन रॉड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हैमर इट रिपीटेडली। ये भी एक तरीका है, देखो, तो पढ़ लेना एक बार। ये देखो, परमानेंट मैग्नेट बाय स्ट्राइकिंग रेड हॉट आयरन केप्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद अ हैमर। ऐसी तो बना रहे मैग्नेट। ये देखो, बट ये तो एक शॉर्ट तरीका है, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ये देखो, efficient way to make a permanent magnet is to place a ferromagnetic rod in a solenoid and pass a current. Magnetic field magnetizes the rod.
चलो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो क्वेश्चन वाले पार्ट पर आऊँ जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखना जरा, ये लिख लो जरा, स्क्रीनशॉट 3 ले लो यहाँ पर। इतना कुछ है नहीं वैसे इस वाले पार्ट में, तो लॉजिक तो ऊपर समझ में आ ही चुका है हमको, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ बस। क्योंकि ये जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 90% जगह पर गलत आंसर, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर देते हैं। तो सवाल देख रहा आप जरा, देखो, हिस्टेरेसिस कर्व allows us to select suitable for permanent magnets, ठीक है बेटा, अभी चलो चलने दो। हैमरिंग से बेटा, हैमरिंग से हमने उसके जो वो बॉन्ड्स थे उनको लूज कर दिया ना एक्चुअली। हैमरिंग करने से आपने उसके सॉलिड वाली चीज को जो अंदर वाइब्रेशंस को बढ़ा दिया, तो वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो उनके लिए मूवमेंट क्या हो गया, आसान हो गया ना। वो मूवमेंट आसान कर दिया आपने डायपोल्स का, और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज हुई है वहां पर हैमरिंग करने से। ठीक है, नहीं क्यूरी कॉन्स्टेंट दोनों में सेम है बेटा। चलो अलाइनमेंट इजी हो जाएगा। चलो अब रुक जाओ, अब इंपॉर्टेंट सवाल पर आ रहे हैं हमें। द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी सो दैट स्ट्रॉन्ग एंड हाई स्टूडेंट मैटर इज नॉट इरेज्ड बाय स्ट्रे। ये देखो, ये मैं कह रहा था, हवा में जो फील्ड है ना वो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है, कि अगर कोई चीज वक्त के साथ में विद टाइम वो डीमैग्नेटाइज हो गया तो किसी कारण ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्ट्रेसेस शोज टू सिलेक्ट परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स कौन सी मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, इज नॉट रेस्ड, और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से हमारा मैकेनिकल डैमेज ना हो सके। अब मिट्टी में रखने पर आप इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लेते हो एक्चुअली, मिट्टी में आयरन का पीस रखने पर आप इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लेते हो। फर्दर मटेरियल शुड हैव हाई परमिएबिलिटी, वो तो अपने आप ही हो जाती है। अच्छा आप देखना, स्टील इज वन फेवर्ड चॉइस। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टील एंड सॉफ्ट आयरन, स्टील एंड सॉफ्ट आयरन, बहुत सारी जगहों पर इसका आंसर गलत है। बहुत केयरफुल इस क्वेश्चन को देखना। देखो क्या कह रहा है वो, देखो स्टील के लिए क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं यहाँ पर। इट हैज, कौन, स्टील हैज स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन। तो इसका मतलब अगर मैं ये ग्राफ लेता, ये वो बीएम और एच ग्राफ लेता, तो वो क्या कह रहा है, स्टील है स्मॉलर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन। तो इसका मतलब अगर ये सॉफ्ट आयरन का पॉइंट है, ये पॉइंट रिटेंटिविटी का होता था, ये सॉफ्ट आयरन के लिए है, तो स्टील का कहाँ आ रहा है इसके थोड़ा, स्टील का पॉइंट कहाँ आ रहा है इसके थोड़ा नीचे। हाँ, स्टील पॉइंट कहाँ आ रहा है इसके थोड़ा नीचे आ रहा है, तो स्टील का पॉइंट कहाँ आ रहा है इसके थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक है, स्टील रिलेटिविटी एंड बट इट इज आउटवेड बाय मच एक्सप्रेसिविटी ऑफ आयरन। बट वो क्या कह रहा है साथ साथ, आयरन की क्या है, आयरन की कोर्सिविटी क्या है, कम है। तो ये आयरन की कोर्सिविटी, ये बन गई आपके स्टील की कोर्सिविटी। हेलो, तो इसका तो जो वो कुछ ऐसा बना, ये तो बना आयरन वाला ग्राफ, और स्टील वाला ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, स्टील वाले ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा ऐसा। ये मैक्सिमम आंसर्स में मिस्टेक है इसके अंदर। हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया बेटा साउंड को, साउंड। अदर मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेट्स आर एल्निको, कोबाल्ट, स्टील एंड टिकोनल। हेलो, नहीं किसके लिए बेटर है ये देखो ना, तो ये स्टील इज वन फेवर्ड चॉइस किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए। स्टील इज गुड फॉर परमानेंट मैग्नेट, ये समझाना चाह रहा है वो, that steel is good for permanent magnet, steel is good for permanent magnet।
जबकि आपका जो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन इज गुड फॉर कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ विच हैव हाई एंड लो रिटेंटिविटी। सॉफ्ट आयरन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि उस सॉफ्ट आयरन की क्या कम है, कोर्सिविटी कम है, रिटेंटिविटी ज्यादा है, लेकिन कोर्सिविटी जैसे ही उसको, जैसे अपोजिट फील्ड लगाया तुरंत डीमैग्नेटाइज हो गया। लेकिन स्टील को डीमैग्नेटाइज करना क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, ऑन प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन सोलेनोइड एंड पासिंग अ करंट वी इंक्रीज मैग्नेटाइजेशन। व्हेन वी स्विच ऑफ सोलेनोइड द मैग्नेटिज्म इफेक्टिवली स्विच्ड ऑफ, सॉफ्ट आयरन हैज लो रिटेंटिविटी। अच्छा, अब ये चीज भी ये कंफ्यूज करती है एक्चुअली। हैज अ लो रिटेंटिविटी बट हायर देन स्टील, ये ध्यान रखना यहां पर पॉइंट, बट हायर देन स्टील या मोर देन स्टील, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। क्योंकि देखो, ऐसे अगर कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज आती है तो भाई हमारे लिए रेफरेंस क्या है, इंफॉर्मेटिव सवालों के लिए हम रेफरेंस किसको मान सकते हैं भाई, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के लिए हम रेफरेंस किसको मानेंगे, एनसीईआरटी को, और कोई ऑप्शन नहीं है ना यहाँ, बस। कोई और हम क्लेम ही नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट 4 ले लें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ बेटा, तो हम तो उसको क्यों बीट करेंगे, ये देख लेना भाई, एक बार पढ़ लेना इसको, एक बार रीड कर लेना, ये जस्ट रीड वंस। अब इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, रीड वंस। ठीक है, स्टील की टेंटी कम है तो वाई फॉर परमानेंट मैग्नेट। बेटा क्योंकि उसकी कोर्सिविटी ज्यादा है, उसको आप इजीली क्या नहीं कर पा रहे हो, डीमैग्नेटाइज नहीं कर पा रहे आप उसको इजीली। ठीक है ना, मुझे समझो, परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या हुआ, मुझे तो ऐसी चीज चाहिए ना जिसको कि मैं डीमैग्नेटाइज इजीली ना कर पाऊं। वो वीक मैग्नेट बन जाएगा, कोई बात नहीं, अपने आप में वीक मैग्नेट रहेगा। ठीक है ना, पर परमानेंट तो रहेगा, उसकी कोर्सिविटी क्या चल रही है, ज्यादा चल रही है। ठीक है, उसमें फील्ड जो बचा वो कम बचा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बना, पर परमानेंट तो बन जाएगा, उसकी कोर्सिविटी क्या है, ज्यादा है। वॉट इट। चलो, सोलेनोइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, मतलब सवाल बेटा छोड़ दो, जाने दो, पढ़ो, चैप्टर ढंग से पढ़ो। चलो ठीक है, ये आपके पास ये वाला पार्ट था मेरे से। अब कुछ और अच्छी बातें जो मुझे आपको एनसीईआरटी से बतानी है। बेटा कहाँ अलग है, ये देख, प्लीज सोलिया जो पढ़ा रहे होते हो ना तब ध्यान दे लिया कर। ये देख, सी बी नॉट बाई टी, इसमें मिसिंग है, फिर इसका मतलब कुछ, वो मिसिंग है इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं। एक मिनट देखना, एम बराबर क्या लिखेंगे हम, एम बराबर आया चाई एच, इधर आएगा म्यू नॉट एच। रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ ये गलती है यहाँ पर, ये सही फॉर्म है, म्यू नॉट आना चाहिए। ठीक है, हाँ वो म्यू नॉट मिसिंग है ना, वो तो अंडरस्टूड है, म्यू नॉट मिसिंग है। भाई चाई का डायमेंशन तो वही रहेगा, वो म्यू नॉट मिसिंग है वहाँ, हाँ। नहीं म्यू नॉट लगा लो ना, एक ही बात है, हाँ जैसे मर्जी, ठीक है यार, कुछ आएगा एडवांस में तो आएगा नहीं कुछ, तो ये हम दोनों वो म्यू नॉट लगा हुआ है यहाँ पर। अब वो मेंस वाले क्या फॉर्मूला देके पूछते हैं, हम उस पर कुछ बहसबाजी कर नहीं सकते, बस। वैसे भी यहाँ पर वो क्यूरी टेम्परेचर की बात कर रहा है, इसमें जो है वो टीसी और लॉजिक
हेलो। हाँ, अब आ गया साउंड? अब आ गया साउंड? ठीक है। ओके। एक मिनट, बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या एक्चुअली वो टैब डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ। हाँ, ये चाय के फॉर्मूले पे ये बात हुई थी कि जो चाय का ओरिजिनल फॉर्मूला है वो पैरा के लिए है, जिसमें कि सी इंटू म्यू नॉट आता है। ठीक है ना, सी इंटू म्यू नॉट बाय टी। तो एक्चुअली में यहाँ पर भी ये म्यू नॉट मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है ना, तो इन द पैरामेग्नेटिक फेज susceptibility above Curie in the paramagnetic phase is chi c mu naught upon t minus tc। ठीक है ना, यहाँ पर भी ये म्यू नॉट आना चाहिए। ये डिस्कशन हुआ था। ओके, चलो। तो ये चैप्टर हमारा हो जाता है। अब इसमें एक चीज बाकी है, वो आपके पास है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म अभी बाकी है, तो हम उसको करेंगे लेटर ऑन। लेटर ऑन क्या मतलब, अभी मंडे तक में खत्म करेंगे उस चीज को भी हम। ठीक है, चलो अब रुको। कुछ एक चीजें और जो एनसीईआरटी में हमें अच्छी तरह रखी है चैप्टर के अंदर, वो मैं आपको बता दूं, या जिनसे कि आपसे सवाल मीन्स वगैरह में कुछ कुछ पूछे जा सकते हैं। ये एक मिनट रुको जरा। एक सेकेंड यार, लगता तो नहीं। बच्चे कह रहे हैं सर 8 बजे जाना है, 9 बजे से क्लासेस है उनकी। मुझे तो करनी है डिस्कस। चलो, 8:30 से हो गई। चलो अरे एक मिनट, अभी तो पढ़ तो लो पहले। चलो कोई नहीं, ठीक है, हम 8 बजे खत्म करते हैं इसको। नहीं नहीं बेटा, मुझे पता है आप लोगों को डिनर भी करना होता है। बस 10 मिनट का और है। हाँ हाँ बेटा, 10 मिनट और बताऊंगा। मैं डिस्कशन करता, पर कोई बात नहीं अब। ठीक है, चलो। हाँ, स्क्रीन शेयर है क्या? अरे यार एक मिनट, स्क्रीन शेयर। ये तो अच्छा हुआ हमने एनसीईआरटी से पढ़ा। एनसीईआरटी से पढ़ा तो आपकी चीजें फिर भी 2 लेक्चर में पूरा हो गया, और इफेक्टिवली पूरा हो गया। हो गया क्या स्क्रीन शेयर? आ गया ना? ठीक है, ये देखो। कुछ एक चीजें जो आपसे कभी कभी पूछ ली जाती हैं, क्योंकि ये चैप्टर के एनसीईआरटी में काफी अच्छा दे रखे हैं। ये देखो, हाँ हाँ अभी है 20-25 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म। चलो देखो, इसमें से क्या आता है एक आपके पास। हाँ, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अच्छा, ये वाली चीज भी आपसे कभी भी मेंस में पूछी जा सकती है। और यहाँ पर एक आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक्स्ट्रा है, बट डायरेक्टली मेंस में कभी कभी पूछ लेते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर हमें आता है, आई एल क्रॉस बी। हम तो कैसे करते हैं, हम तो आई एल क्रॉस बी से कर देते हैं। तो हम तो राइट हैंड रूल लगा देते हैं सीधे सीधे। ठीक है ना मी? ओके, ठीक है। सहज गौर। न्यूट्रॉन स्टार कुछ नहीं बेटा, एक स्टार की बात कर रहा है वो, और कुछ नहीं। ठीक है, से कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल चीजें हैं। न्यूट्रॉन जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न के अंदर। ठीक है ना? हाँ, तो न्यूट्रॉन्स का स्टार की बात कर रहा है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, खैर जाने दो। अभी जो काम की जो उस पर ध्यान दो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जरा एक बार देख लो, तो इसकी फोटो ले लेना। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है आपके पास।
मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना इस चीज को। यहां से भी देख सकते हो आप, फील्ड दे दिया, करंट दे दिया और फोर्स दिखा दिया। ठीक है, ठीक है। अबे फोर्स किसका क्या, फोर्स ऑन व्हाट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अरे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार का भी मतलब कोई पूछ रहा था बेटा, जब स्टार कोलैप्स हो जाता है ना तो वो बहुत डेंस होके बन जाता है, उसको न्यूट्रॉन स्टार की बात कर रहा है वो। सारे स्टार्स कोलैप्स होते जाते हैं, जब वो बहुत कोलैप्स हो जाते हैं तो वो न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली इट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्चुअली। जैसे सन का एग्जिस्टेंस क्यों है, सन का एग्जिस्टेंस क्यों है, क्योंकि उस पर रिएक्शंस चल रही है, हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बना रही है। ठीक है ना, यही तो हो रहा है सन की सरफेस पर। तो वहां पर वो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। जब वो सब खत्म हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है फिर, एक न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स रह जाते हैं। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या रिएक्शन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई चार्जेस ही नहीं है। ठीक है, ये लेना अभी स्क्रीन शॉट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या हम फ्यूजन करा सकते हैं, क्या मतलब है। स्क्रीन शॉट कौन सा आ गया, ये 5 आ गया आई थिंक, स्क्रीन शॉट 5, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये एक बार जस्ट स्क्रीन शॉट ले लो तो दोनों चीजें लिंक हो जाएंगी आपकी। कि भाई फोर्स, ये देखो ना अपना वाला तरीका, ये देखो, ये करंट इधर आ रहा है, ये करंट इधर है, ये फील्ड है। तो ये हम ऐसे कर देते हैं, हम ऐसे करते हैं आई क्रॉस बी ऊपर, ये हम ऐसे करते हैं ना आई, ये करंट इधर, तो ये डीएल, ये बी, डीएल क्रॉस बी ऊपर आया, ये फील्ड। ठीक है, चलो, चलो। हाँ, तो बेटा उस केस में तो जीरो भी तो हो जाता है, उस केस में क्या होता है, जीरो भी तो हो जाता है फील्ड वैसे भी। ठीक है, ये स्पेशली वर्क करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, जब तीनों क्या हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज आता है जब दोनों क्या हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फिंगर्स आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, तभी यूज करते हैं उसको। चलो नेक्स्ट, तो काम नहीं आता, ठीक है, इंफॉर्मेटिव का बता दिया एक बार। नेक्स्ट, परमिटिविटी परमिबिलिटी, चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, सब कुछ मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। अब जस्ट एक एक पॉइंट आपको यहाँ बताऊं तो ये देखो, permittivity is quantity that describes how electric field affects and reflected by a medium, determined by ability of material to polarize the response to an applied field. और permeability, ability to acquire magnetization of the magnetic field, measure up to which what extent। तो ये चीजें हमसे कई बार पूछी जाती हैं, तो ठीक है, एक थ्योरेटिकल रीड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट 6, ये अक्सर क्या है, ब्लू वाला पार्ट जो है ना, ये कभी कभी उठा करके पूछ लेते हैं। सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन है, ये सब वो ये है, जी की जगह पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसके जगह पे म्यू/4 पाई, वो सब एक्सप्लेन कराया इन्होंने बस। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक टर्म आती है आपके पास, ऑरोरा बोरियोलिस। इस पे डायरेक्ट सवाल बनता है, आपको तो इसमें इतना सा ध्यान रखना है, पोलर रीजन्स के ऊपर डिस्प्ले ऑफ कलर्स का सवाल आता है तो ये ऑरोरा बोरियोलिस बनता है, बस खत्म। बहुत ज्यादा इसमें समझने का नहीं है। पोलर रीजन्स के ऊपर डिस्प्ले ऑफ कलर्स, ऑरोरा बोरियोलिस, बस खत्म, दैट्स इट, बस। वो पढ़ना क्या, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, वो आपकी जिम्मेदारी। मैं तो ये वैसे भी ब्लू पार्ट एक्चुअली सिलेबस में आता नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट ये वर्ड्स एक्चुअली उन्होंने कहीं ना कहीं पहले पूछे हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास, हाँ, साइक्लोट्रॉन में पढ़ा चुका हूँ आपको पूरा डिटेल में, साइक्लोट्रॉन में आपको अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ।
ये सब हमारे पास एक वो आ गया था पूरा कॉम्प्रिहेंशन शीट के अंदर, वहां हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये देखो एक्सेलरेटर्स इन इंडिया भी है यार एक दो। अभी ये देखो, ये सिंक्रोट्रॉन बोला था मैंने आपको, सिंक्रोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं आजकल, इंदौर में बना हुआ है। बट मैं इसका साइज वगैरह एक बार देख रहा था, इसमें कहीं है क्या, चलो खैर जाने दो, मतलब ठीक है, इतना कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हटाओ, ये अभी यार गैल्वेनोमीटर करना है अभी हमें, भाग जाना, अभी मूवी का गैल्वेनोमीटर बाकी है, इंपॉर्टेंट चीज। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें एक जगह पर, हाँ ये रहा। ये भी एक सिर्फ रीड करने के लिए मैंने आपको एक आइडिया दिया था, ये देखो, ये टोरॉइड्स आर प्ले टोकोमैक फॉर प्लाज्मा इन फ्यूजन पावर रिएक्टर्स। ठीक है, तो चाहो तो इसको रीड वंस है अगेन, रीड वंस, बाकी सिलेबस में कुछ नहीं आता इसमें से। बट वो क्या कहना चाह रहा है कि आपने एक तरह से ना ये मैग्नेटिक बॉटल्स बना दी, बॉटल या मैग्नेटिक कंटेनर लगा दिए दो सॉलिड्स के बीच में। भाई ये एक तरह का ऐसा एग्जांपल है कि आप बहुत, जैसे हाइड्रोजन का जो फ्यूजन कराना है, वो इतना हाई टेम्परेचर है कि उसको कोई चीज रख ही नहीं सकती, वो मेल्ट हो जाएगी। तो उसको कंटेन करने के लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड का वो बना दिया अरेंजमेंट, कि पार्टिकल उन्हीं के बीच में क्या करता रहे, और हेलिकल पाथ में मूव करता रहे। ये देखो, तो ऑर्बिट्स आर हेलिकल, तो वो बाउंड हो जाए बेसिकली पार्टिकल्स, बस। ठीक है, हाँ भाई, अब हम आते हैं हमारे एक टॉपिक पर जो कि पेंडिंग था, और वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है भाई, चलो तो हम इस वाले टॉपिक पर बात करते हैं, ये भी हमारा पेंडिंग चल रहा है काफी टाइम से। बेटा ओ, ये किताब भी 15 साल पुरानी हो गई, तो 15 साल से वहीं अटकी हुई है वो किताब भी। तो इसीलिए इंफॉर्मेटिव बातें जो है एडवांस वाले पूछते नहीं है। हेलो हेलो हेलो, साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना, हाँ ठीक है। चलो, चलो हाँ भाई, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस पर बात करें हम जरा, कि क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं और कैसे ये वर्क करता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट। अच्छे से देखते हुए चलना भाई क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, टू बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या आती है वैल्यू? एम क्रॉस बी। ओके, सेकेंड, अब जरा ध्यान दो, एक मिनट जरा ध्यान देना, आप जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, वेइंग मशीन में जब आप खड़े होते हो, तो कुछ ऐसा होता है कि उस निडल को एक जगह तक पहुंचा देते हो, बट आपके हटती हुई निडल वापस अपनी जगह पर आती है कि नहीं आती? जब तक आप खड़े हो तब तक वो निडल किस, आप नहीं खड़े, सपोज आप नहीं खड़े हुए, आप नहीं खड़े हुए हो, तो वो निडल क्या है, इक्विलिब्रियम में है जीरो पर। वो निडल क्या है, इक्विलिब्रियम में है जीरो पर। आप खड़े हो गए, तो वो निडल क्या करती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है किसी और पॉइंट पर। आप फट गए तो वापस से कहाँ आती है, जीरो पर। तो एक और चीज क्या है, काउंटर टॉर्क। तो दूसरी चीज क्या है, काउंटर टॉर्क। और ये काउंटर टॉर्क लगाती है एक स्पाइरल स्प्रिंग, एक स्पाइरल स्प्रिंग, इस तरह की स्प्रिंग। तो इसमें ये इससे एक निडल लगी हुई है, तो जब डिफ्लेक्शन आया, जब डिफ्लेक्शन आया तो वो निडल घूमी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया, जब डिफ्लेक्शन हट गया
तो निडल भी क्या होगी आपकी, वहां से हट गई, बस खत्म। मतलब वापस से क्या करेगा, वो उसको जगह पर ले आएगा। आई थिंक तुम लोगों को एक नोटिस मिल गया ना ग्रुप पर, एक नोटिस सर्कुलेट किया है अभी रेजोवा में, और रिसेंट में कुछ एक केसेस हो भी गए हैं, तो बेटा केयरफुल रहो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का। हाँ, ऑनलाइन बिहेवियर रहने का, बिल्कुल। तो एक आध दो लोग बच्चे फंस भी गए हैं, फालतू में बेचारे परेशान हो रहे हैं अब। हाँ, तो केयरफुल रहो, उसी में भलाई है तुम्हारी। क्या चलो, सब ग्रुप्स पर आ चुका है। हाँ चलो नेक्स्ट देखो भाई। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो सिंपल लॉजिक है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैन बी अंडरस्टूड कंसिस्ट ऑफ। चलो ये देखो, तो क्या कह रहा है, मूविंग कैलोमीटर क्या चीज है, मूविंग कॉइल कैलोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल। अरे किसी ने बदमाशी करी इसीलिए मैंने याद दिलाया। फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स इन अ यूनिफॉर्म रेडियल। अच्छा अब जरा देखना, एक तो यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, cylindrical soft iron core which not only makes field radial but also increases the strength of the field। सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन कोर के अंदर क्या हो गया, म्यू बहुत ज्यादा तो बी बढ़ गया। ये देखो ये अरेंजमेंट है, दिस इज द अरेंजमेंट। ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। और इसके ऊपर आपने लगा रखे हैं ये तार, इसके ऊपर आप ये वायरिंग करते हो, ये वायर के लूप्स बन रहे हैं इसके ऊपर, ये वायर के लूप्स, ये वायर के लूप्स बन रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये बन रहे हैं वायर के लूप्स। फील्ड हमेशा क्या है, रेडियल। कह रहा है देयर इज अ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट एयर व्हिच ओनली मेक्स रेडियल व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू इट, अ टॉर्क एक्ट्स, दिस टॉर्क इज। तो जब इस लूप में करंट चला, इस लूप में करंट चला आई, तो टॉर्क लगी एन आई ए बी, ठीक है। साइन थीटा वन हो गया, साइन थीटा इज वन, क्योंकि फील्ड हमेशा कैसा है, रेडियल फील्ड। तो थीटा के हमें कोई लॉजिक नहीं पड़ता, जरूरत। अच्छा अब देखो जरा, अब दूसरी चीज क्या लगी इसमें, एक स्प्रिंग लग गई, एक स्प्रिंग लग गई। स्प्रिंग प्रोवाइड्स अ काउंटर टॉर्क के फाई, के फाई बराबर क्या आ गया, एन आई ए बी। बस ये चीज हो रही है। तो जब इसमें करंट चलता है, ये क्या करता है, ये जो पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है आपके इससे, ये पॉइंटर ऐसे जुड़ा हुआ है यहां से, इस स्प्रिंग से। ये मान लो रेफरेंस वो जीरो हो गया, तो ये फाई एंगल। तो स्प्रिंग में आपके क्या है, एक तरह से एलोंगेशन आएगा। तो जैसे ही करंट बंद हुआ तो वापस से कहा जाती है स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पर। तो ये इक्वेशन आपके बन जाती है, के फाई इक्वल्स टू एन ए बी। खत्म। तो फाई की वैल्यू आ गई आपके पास। कर लेंगे अब हम सॉल्व, द क्वांटिटी इन ब्रैकेट्स इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन कैलकुलेटर। बाकी तो ठीक है, इसके बाकी सारी चीजें तो आपको आती है, ये सारा कुछ तो वही है, कन्वर्जन टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, कन्वर्ट टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, और कुछ भी नहीं है। एक रुको रुको, खत्म नहीं कर, निपटाएंगे नहीं यार। स्क्रीनशॉट 7, स्क्रीनशॉट 8 ले लेंगे जरा, स्क्रीनशॉट 8 ले लें। तो जब करंट चला तो उसके अंदर वो आया टॉर्क ड्यू टू एन आई ए बी, उतना ही डिफ्लेक्शन आया, तो दोनों टॉर्क बराबर हो गई, तो आपको क्या मिल गया, डिफ्लेक्शन मिल गया। यानी कि आपको क्या मिल गई, स्केल पर रीडिंग मिल गई। ये स्केल दिख रही है, इस स्केल पर आपको क्या मिल जाएगी, रीडिंग मिल जाती है। जैसे ही करंट बंद हुआ तो वापस से काउंटर वो पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, अपनी स्पेस पर आ जाता है, बस खत्म। अच्छा अब इसमें एक रुको रुको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना जरा, दो, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ऐसे निपटाओ मत यार चीज को, इतनी अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हो। करंट सेंसिटिविटी, ये पहला पॉइंट, पर यूनिट करंट, ठीक है ना भाई। रेडियल क्यों, रेडियल होने से बेटा ये हो गया ना, एंगल 90 डिग्री हो गया रेडियल होने से। एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा। हाँ तो एंगल 90 डिग्री हो जाता है, और कुछ नहीं। यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर लूप ऐसा है, ये लूप इस तरह से बना हुआ है, तो फील्ड ऐसा बनेगा। सॉरी, वो अपोजिट हो गया, लूप ऐसा है, लूप ऐसा है,
तो एम वेक्टर कैसे बनाएंगे हम? एम वेक्टर यूं बनेगा, ये बनेगा एम वेक्टर, और फील्ड जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। तो टॉर्क में साइन 90 आ जाएगा ना, वो 1 हो जाएगा परमानेंट। तो थीटा का काम नहीं पड़ता, बस हमको ये रेडियल फील्ड चल रहा है। ओ बेटा, क्या कुछ भी, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाओगे वैसे वैसे इसमें डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, बस। जैसे जैसे आई बढ़ाओगे, अब अगर आई बढ़ेगा, आई ज्यादा होगा तो आई भी ज्यादा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और करंट की जीरो होती ही वापिस से पॉइंटर कहाँ आ जाएगा? अपनी इनिशियल पोजीशन पर, बस। ये दिख तो रहा है मैं डायग्राम, ये एम वेक्टर बन रहा है, ये बन रहा है एम वेक्टर, और ये आपके पास बन रहा है बी वेक्टर। ये बन रहा है बी वेक्टर, और ये आपके पास बन रहा है एम वेक्टर। तो रेडियल फील्ड से ये हो रहा है ना कि एम क्रॉस बी में साइन 90 आ जाएगा आपका। ओके, चलो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना जरा भाई, दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करंट सेंसिटिविटी इज एन ए बी बाय कप्पा। अरे रुको, इसमें बड़ी काम की चीज है। ऐसी ही आपके पास आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज, अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, कैलविन आल्सो डॉट दिस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, वो सब छोड़ दो। हाँ, कन्वीनियंट वे टू इंक्रीज सेंसिटिविटी इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स एन, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स एन। ठीक है, तो वही तो कह रहा है ना बेटा गगनदीप, वो कि वो फील्ड हमेशा रेडियल है। जब वो घूमेगा तो अकॉर्डिंगली फील्ड भी अपने आप क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। यही तो वो कह रहा है कि फील्ड हमेशा रेडियल ही रहता है, बस। यही उस अरेंजमेंट की खास बात है, दैट द फील्ड ऑलवेज रिमेन्स रेडियल। ओके, चलो रुको रुको रुको, बता रहा हूँ एक मिनट रुको अब। अच्छा, ये आ गया दूसरा पॉइंट जो बना आपके पास, वो बना वोल्टेज सेंसिटिविटी एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। पर अब देखना जरा, हाँ वही सेंसिटिविटी जिस पर हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल हमने क्वेश्चन किया है इस पर, याद है मुझे, करंट के अंदर वही सेंसिटिव। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, अब देखो केयरफुल पॉइंट क्या है, ये एक बड़ा केयरफुल पॉइंट है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए, then sensitivity doubles, however resistance of these also likely to double। तो इस पर कोई चेंज नहीं आया, ये केयरफुल पॉइंट है। सेंसिटिविटी तो आपको ऑलरेडी आती थी, स्क्रीन शॉट 9 ले लें। सेंसिटिविटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसको बढ़ाने के तरीके, वहां पर अक्सर गलती कर देता है बच्चा। ठीक है, ओके। सो मेरे ख्याल से ये पोर्शन जो मुझे, जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन मुझे बताना था, वो सारा यहाँ कवर हो जाता है। और एक और चीज थी, ये कर लो, नोट कर लो एक बार, कर लो नोट। ठीक है, तो जो जो चीजें थ्योरेटिकल मुझे बतानी थी वो सब मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी। एक मिनट रुको जरा, एक और चीज कुछ ऐसा, मुझे एक मिनट रुक जाओ। ईएमआई के अंदर हमने एडी करंट्स वगैरह सब दिखा दिया था मैंने, ईएमआई को तो एडी करंट्स मैंने पढ़ा दिया था आपको, हाँ। हाँ, अरे मैंने आपको कहा था इसी का स्लीव वगैरह अरेंजमेंट देख लेना एक बार, बस ठीक है, बस ठीक है, हो चुका है वो सब तो, दिक्कत नहीं है। चलो, ओके बेटा। तो पढ़ना ना बेटा, अनुराग पाल उस चीज के लिए तो बताया मैंने। नहीं बेटा, रेंज के लिए सब बता दिया, समरी का पॉइंट क्या रहा। चलो अब कुछ नहीं, कौन सी समरी बेटा, कहाँ पर? एचआरएस पेज नंबर तो बोल, एचआरएस पेज नंबर बोल बेटा फटाफट। 168 पेज, 168। कोई कुछ पूछ रहा है, अभी देख लेते हैं क्या कह रहा है 168 पर। समरी का 11th पॉइंट क्या कह रहा है? क्या बकवास कर रहा है भाई? बोर्स मैग्नेटॉन इतनी बार तो बता दिया। गायरोमैग्नेटिक रेशो, गायरोमैग्नेटिक रेशो नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब सिर्फ आपका अर्थ मैग्नेटिज्म बचा है, डेट से। हाँ बेटा, बात तो सही है द्विवेदी, बट अब बच्चे जाना चाह रहे हैं यार।
चलो कोई बात नहीं, करते हैं उसको ही मैनेज। ओके। हाँ, कल एसी क्लास है मॉर्निंग में, रेगुलर की तरह चलेगी, इवनिंग क्लास नहीं होगी। कोई बात नहीं, एसी में हम पढ़ा दूंगा, एसी का पार्ट चिंता मत करो। ठीक है, चिंता मत करो डिस्कशन की। ओके, बाय बाय।